ये है ये है ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, जोधपुर जोधपुर जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के, तू नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। आज राइजिंग सिटी प्रोग्राम, इससे पहले कि हम शुरू करें, मुझे कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के ये शब्द याद आते हैं कि जो हमारा है तो प्रकृति हमारे करीब जरूर लाएगी, लेकिन जो हमारे करीब आएगा उसके लिए हमें सामर्थ्य जुटाना पड़ेगा। और हमारे राइजिंग सिटी में आने वाले हर राइजिंग स्टार ने अपनी सितारों की चमक से ये संदेश हमें दिया है कि जो हमारा है हम तक आएगा, लेकिन हमें उसके लिए सामर्थ्य जुटाना पड़ेगा। और सामर्थ्य जुटाने की इस मुहिम में, या यूं कहें कि ज़िंदगी की इस मुहिम में, जो हमारा पैशन है, चाहे एक्टिंग है, चाहे म्यूजिक है, चाहे डांस है और चाहे राइटिंग है, हम उस पैशन के आसमान पर ज़रूर पहुंचेंगे। बस उसके लिए अपने पैशन का समर्पण चाहिए। आज एक ऐसे ही हमारे बीच एक ऐसे आर्टिस्ट, एक ऐसे गेस्ट हमारे बीच आए हैं जो पिछले 4 दशकों से लोकप्रिय हैं। एक स्माइलिंग, एक डैशिंग, एक ऐसी हरफन मौला पर्सनैलिटी जिनके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण है। वो एक ऐसे कलाकार हैं जिनके भीतर म्यूजिक और साज और आवाज़ सब कुलाचे मारता है हिरण की तरह। लेकिन आज से 4 दशक पहले जब उन्होंने मुंबई माया नगरी में कदम रखा, उसके बाद जो कहानी शुरू हुई, वो कहानी तो हम आपसे नहीं कहेंगे, क्योंकि वो कहानी तो हमें उनसे सुननी है। ऐसी शख्सियत के धनी हमारे साथ हैं ये ओम छंगानी साहब। ओम छंगानी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू वेरी मच बुलाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। जोधपुर मेरी जन्मभूमि और उससे जुड़ाव, जड़ से जुड़ाव हमेशा रहना चाहिए और मेरा हमेशा रहा है। और आपने इन जड़ों को जो मुंबई तक पहुंचाया है, और जो जोधपुर के लिए जो आपने काम किया है, और जोधपुर को आप कभी भूलते नहीं हैं। छंगानी साहब, पहले हम आपकी उस बचपन की यात्रा शुरू करेंगे कि 4 दशक पहले आप ये कैसे, क्या घटना हुई कि आपने अपना रुख जोधपुर छोड़ने का किया, अपने कर्म के लिए किया जी? क्या माहौल रहा जी? पढ़ाई ख़त्म करने के बाद में बोलते हैं ना कि दाना पानी जहाँ है जी, वहाँ जाना ही है। जो अपना जोधपुर बहुत खूबसूरत है, उससे बहुत प्यार है। किले को देखे बगैर चैन नहीं आता है, लेकिन दाना पानी के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। तो 1980 में मैं बॉम्बे पहुंचा और मैंने आदित्य बिरला ग्रुप में हिंदुस्तान गैस करके एक बहुत बड़ी कंपनी जी, उसमें एज अ मार्केटिंग ऑफिसर मैंने अपना जी प्रोफेशनल कैरियर शुरू किया जी। तो शुरू में जब गए, संगीत का और ये सब चीज़ों का, कला का जो शौक़ है ये विरासत में मिला जी। मेरे पिताजी बहुत अच्छे शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता थे
बहुत सुंदर गाते थे वो। जी और पहली शिक्षा संगीत की उनसे ही मेरे को मिली। जी उसके बाद में कुछ समय मैंने सुरेश बिड़वालकर सर हमारे थे जोधपुर में, उनसे भी मैंने संगीत की शिक्षा ली। तो आपने क्लासिकल संगीत की शिक्षा ली या वोकल की, इंस्ट्रूमेंट किसकी ली? हाँ, मेरी रुचि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में शुरू से ही रही, पिताजी की वजह से। जी और मैं जब 5वीं 6ठी क्लास में था तभी भी हारमोनियम बजा करके स्कूल की प्रेयर करता था। जी तो हारमोनियम, तबला, गाना। उसके बाद में मेरे एक मित्र, एक बंगाली मित्र से मैंने हवाइन गिटार सीखा। वाह क्या बात है। और हवाइन गिटार खूब बजाया मैंने। और फिर हवाइन गिटार पे मैंने शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। जी लेकिन फिर जब एक वो शुरू में आपकी बहुत सारी लिमिटेशंस रहती है, तो अपनी जगह अपने को बनानी पड़ती है। जी तो ये शौक थोड़ा कम हो गया, कम मजबूरी से हो गया। शौक कम नहीं हो गया, शौक दब गया। प्रोफेशनल कैरियर की तरफ जी ज़्यादा, जी जी जी। तो फिर हिंदुस्तान गैस में मार्केटिंग ऑफिसर से शुरुआत की और धीरे धीरे आगे सफ़र चलता गया। जी। और मैं फिर वेस्टर्न रीजन का मार्केटिंग हेड बन गया। जी और फिर जब लगा कि नहीं, अभी अपन ने इतना सीख लिया कि अभी आई कैन बिकम माई ओन मास्टर, वाह तो मैंने फिर हाथ जोड़ के आदित्य बाबू को, हमारे प्रेसिडेंट जी श्रीयुत भतवाल जी को ये रिक्वेस्ट की कि अभी आप मेरे को छोड़ दीजिए। हालांकि उन्होंने बोला नहीं, हम तुमको नहीं छोड़ना चाहते हैं, और मैंने कहा मैं मेरा काम करना चाहता हूँ। तो बोले हाँ, तुम अपना काम करना चाहते हो तो मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे पास है और तुम जरूर करो, और मेरे को भरोसा है कि तुम अच्छा कर लोगे। ये उनका आशीर्वाद था। और बोला अगर कोई दिक्कत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। तो मैंने कहा आपने ये जो इतनी बड़ी बात बोल दी, तो इससे मेरा हौसला जो है और बढ़ गया, वो कई गुना बढ़ गया। क्योंकि मेरा कोई बिजनेस बैकग्राउंड फैमिली का नहीं था, और मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, बनिया नहीं हूँ। तो घर के लोगों ने, रिश्तेदारों ने बहुत डराया, अरे क्या कर रहे हो भाई, नेचुरली ये तो इतनी अच्छी ये पोजीशन है, इतनी अच्छी नौकरी है, हाँ। वो छोड़ के क्या कर रहे हो? हाँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं करूँगा। और ईश्वर की बहुत कृपा रही, आशीर्वाद बड़ों का रहा सबका। तो खुद का ओम जी, व्यापार। आपकी म्यूजिक यात्रा और उन सब पे हम बात करेंगे जी। लेकिन जो आपका अभी वर्तमान रूप है, आगाज पे हम आएंगे, लेकिन अभी वर्तमान रूप में आप एज ए फिल्म प्रोड्यूसर काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं, और आपकी फिल्में माशाअल्लाह बहुत अवार्ड भी ले रही हैं और दर्शकों में भी काफ़ी लोकप्रिय है। तो सबसे पहले तो हम आपकी जो पहली प्रोड्यूस की हुई फिल्म है मिस्टर कबाड़ी, उसका गीत सुन लेते हैं, हमारे दर्शक वो गीत देख लेते हैं, फिर हम उस पर बात करेंगे। बड़े नसीब से हम लोग ये मौका पाए हैं कि आप जैसे लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं। हाँ, टूट जाता ये दिल गर आप ना आते, फिर हकीकत किसी की हम किसको सुनाते। वाह वाह। ये शाम गजब की आई है, महफिल पे जवानी छाई है। ये शाम गजब की आई है, महफिल पे जवानी छाई है। एक बात जहन में आई है, अपने लोगों की सच्चाई है। वो बात सुनी सुनाई है, चुप रहने में ही भलाई है, चुप रहने में ही भलाई है। ये शाम गजब की आई है, महफिल पे जवानी
पुराने सामानों की शक्लों में। हर घर से जब करे इकट्ठा तब कहीं चूल्हे जलते हैं। नाकारा सामान भला कहाँ नसीब बदलते हैं। वाह, क्या वाह, बात है। क्या बात है। आपने तो ओमपुरी साहब के साथ आप खुद भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं और बड़ा ऐसा लग रहा है मंजे हुए कलाकार हैं। इसका भी एक किस्सा है। हाँ, बस वही हम सुनना चाहेंगे। तो लखनऊ में इसकी शूटिंग हो रही थी, तो सेट लग रहा था, हारमोनियम पड़ा हुआ था, टाइम पास हो रहा था। तो मैंने लेके हारमोनियम बजाना शुरू कर दिया। तो पुरी साहब ने बोला, अरे वाह, अरे यार आप तो बड़े अच्छे कलाकार हो। अरे मैंने कहा नहीं पुरी साहब, ऐसे शौक है थोड़ा। बोले हमने सोचा आप प्रोड्यूसर ही हो। तो मैंने कहा प्रोड्यूसर को और चीज़ों की जानकारी नहीं हो सकती है क्या? बोले नहीं नहीं, अरे यार सीधा बोला, अरे कॉस्ट्यूम, इनका कॉस्ट्यूम तैयार करो, ये हारमोनियम पे ये बैठेंगे। अरे मैंने पुरी साहब नहीं। बोले नहीं नहीं, आप ही बैठोगे। अब पुरी साहब इतने सीनियर कलाकार और उनका आदेश, तो मैंने कहा ठीक है, बैठ जाते हैं। तो वो कवाली, कलाकार तो अंदर था ही। तो वो कवाली में जो है इस तरह से। लेकिन ये हो जो गया। फिल्म जो आपके खाते में आई है प्रोड्यूस करने की, वो घटना क्या थी? एक्चुअली अनूप जलोटा साहब मेरे बड़े भाई हैं, उनसे बहुत ही प्यार है और वो प्यार संगीत की वजह से है। तो उनके कार्यक्रम भी मैंने कई कराए और उनके साथ उठना बैठना खाना पीना हमेशा चलता रहता और था। आपकी वजह से हमें भी अनूप जी का बहुत प्यार मिलता है। छोटे भाई की तरह। जी, उनका बहुत ही प्यार है, उनका बहुत ही स्नेह है। तो ये फिल्म लेकर के सीमा कपूर जो डायरेक्टर है इस पिक्चर की, जी, वो ओमपुरी साहब की वाइफ, जी, वो जी। अनूप जी के पास आई थी। तो अनूप जी ने ओके कर दिया कि भाई हाँ ये फिल्म हम बनाएंगे। और मैं भी इंसिडेंटली मैं भी उस दिन था, उनके साथ ही बैठा था। जी। तो बोला ओम जी इसको आप देखोगे। अरे मैंने कहा अनूप जी मैंने कभी फिल्म का काम नहीं किया है। अरे बोले नहीं यार आप कर लोगे। तो ये फिल्म बनी, बीच में अनफॉर्चुनेटली ओमपुरी साहब का इंतकाल भी हो गया। ओहो। लेकिन फिर भी एक साल के मतलब अंदर, उनकी आखिरी फिल्म थी ये उनकी आखिरी फिल्म थी बिल्कुल। जी, तो एक साल के अंदर जी, ये फिल्म हमने बना के रिलीज कर दी। जी। तो अनूप जी ने पहले भी कई फिल्में जी। बनाई। तो अनूप जी बोलने लगे, अरे ओम जी यार कमाल हो गया, ये रिकॉर्ड टाइम में जो है फिल्म रिलीज हो गई, एक साल के अंदर बन के और ये रिलीज हो रही है। तो मैंने कहा अनूप जी ये 2 महीना लेट है। क्योंकि पुरी साहब का जाने की वजह से सारा चीज़ अपसेट हो गया था। तो एक्चुअली क्या है, पैशन की बात होती है और कोई काम करो तो उसमें गिव योर 100%। आई बिलीव इन दिस। कहाँ पे इसको आपने शूट किया? और एक्चुअली इसकी मिस्टर कबाड़ी का स्टार कास्ट था, अन्नू कपूर, सारिका, फिर ये विनय पाठक, ओमपुरी साहब थे, और वो ब्रजेंद्र काला, ये बड़ा अच्छा स्टार कास्ट था। और ये कॉमेडी थी पूरी। तो इसका करीब 32-33 दिन का शेड्यूल, हमने मेजर फिल्म जो है लखनऊ में ही हमने ख़त्म की थी इसको। जी, जी, जी। और कुछ छोटा मोटा काम फिर जो है वो बॉम्बे में किया गया। जी। या ओम जी, आप जो इस फिल्म के बाद में आपने सीधा एक बहुत बड़ा हिट दिया है मराठी फिल्म का, और हम लगातार सुन रहे हैं, और सौभाग्य से मुझे वो फिल्म देखने का भी मौका मिला। बहुत अच्छी फिल्म है और बड़ा अप्रतिम कार्य किया है उसमें पद्मनी जी ने और अशोक श्राफ साहब ने। तो पहले तो आपसे उस फिल्म के बारे में हम बात करें, इससे पहले पद्मनी कोल्हापुरी जी को हमने कॉल लगाया है और वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है पद्मनी जी आपका, और क्या कहना चाहेंगे ओम जी के बारे में? नमस्कार। ओम जी के बारे में क्या कहना, उनके बारे में जितना बोलो उतना कम है। उनके जैसे खुश मिजाज मुझे लगता है बहुत कम है आज की दुनिया में। उनसे मिलो तो सबसे पहले हंसते हैं, और उनकी हंसी जो है वो इतनी एडिक्टिव है कि आपका अगर दिन भी बुरा गया हो तो उनसे मिलकर आपको स्माइल करना ही पड़ता है। तो ये है ओम छंगानी जी, और
मैं कहूंगी कि जो फिल्म जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है आज भी, मराठी फिल्म प्रवास, सोचिए वहां से, जोधपुर से आए ओम छंगानी जी ने एक मराठी फिल्म बनाई और इतनी खूबसूरत फिल्म है कि मुझे ये करते वक्त इतना मजा आया कि मैं क्या बताऊं। और मुझे नहीं लगता इस फिल्म को और किसी ने इस तरह से इतने बड़े पैमाने पे, इतने ग्रैंड स्केल पे, मुझे नहीं लगता एक मराठी फिल्म कोई और बना सकता था। ये सिर्फ ओम जी का जिगर है जिन्होंने इतनी खूबसूरत फिल्म, इतनी सेंसिटिव फिल्म प्रवास जैसी बनाई। तो मैं कहूंगी ओम जी आप इसी तरह ढेर सारी फिल्में बनाए, आपके मारवाड़ी लैंग्वेज में भी बनाए, और उससे मैं भी जुड़ना चाहूंगी क्योंकि मैं जयपुर की बहू हूं। तो जब भी आप मारवाड़ी फिल्म बनाए तो उसमें मुझे एक छोटा सा किरदार जरूर दे। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं ओम जी आपके लिए। बहुत बड़ी फिल्में बनाए, अच्छी फिल्में बनाए, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू पद्मनी जी, आपने बहुत सही फरमाया कि ओम जी तो शख्सियत ऐसी हैं, वो आपने कहा कि चाहे कितना भी सैड मूड हो और ओम जी की मुस्कान से वो मूड जो है वो बड़ा चीयरफुल हो जाता है। बहुत सही बात कही है आपने, और ये हमारे जोधपुर की शान है आपके। ये जो प्रवास की जो घटना है और प्रवास का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या रहा और कैसे आपके खाते में आई वो? ये इसका जब इसके राइटर डायरेक्टर शशांक उदापुरकर जी, वो बहुत ही होनहार यंग डायनेमिक डायरेक्टर एंड राइटर है वो मेरे पास इसकी स्क्रिप्ट लेके आए जी। जब उन्होंने ये स्क्रीन प्ले मैंने उसका सुना जी, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने कहा ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जी, जी। और इस पे एक अच्छी फिल्म बनानी चाहिए। जी, जी, और फिल्म जो है वो बनाना है तो फिर वो एक उसका स्केल ऐसा होना चाहिए कि लगे कि हाँ ये फिल्म है। जी, वो जी। आई डोंट बिलीव इन कटिंग द कॉर्नर्स। जी, जी, तो मैंने फिर जब स्टार कास्ट की बात हुई तो हमने कहा भाई वी वांट टू गो फॉर द बेस्ट। जी, जी, तो मराठी सिनेमा के बोलते हैं अमिताभ बच्चन, जी। अशोक सराफ साहब हैं, जी, बिल्कुल। बहुत बड़े लेजेंडरी एक्टर हैं। रादर मराठी लोग तो उल्टा बोलते हैं कि अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के अशोक सराफ है। और वाकई सही है, वो उस फिल्म में उन्होंने वाकई कमाल काम किया है। तो हम बहुत तो ही उन्हें एज ए कमाल के कॉमेडी आर्टिस्ट जानते थे, अशोक लेकिन मामा, हम सब प्यार से अशोक मामा बोलते हैं उनको। और वो एक बहुत ही कमाल के एक्टर हैं और बहुत ही कमाल के इंसान भी हैं और बहुत ही प्यारे हैं वो। जी। तो बड़ा मज़ा आया। तो अशोक सराफ साहब को पहले हमने कास्ट किया जी, उसके बाद में पद्मिनी जी के पास पहुँचे। जी, तो पद्मिनी जी तो मराठी सिनेमा में इतना काम किया नहीं, उन्होंने तो एक फिल्म पहले एक फिल्म बहुत साल पहले की थी। वो एक तरह से आप ही की फिल्म में पहली बार। हाँ, तो वापस उनका कमबैक। तो अशोक मामा थे तो उनको भी इंटरेस्ट हो गया, बोले हाँ नहीं ये कंटेंट तो बहुत अच्छा है। तो जब सुनाया उनको तो बोला नहीं मैं करूँगी। तो वो रेडीली, मतलब एक ही उसमें उन्होंने ओके कर दिया, बोले हम करेंगे। फिर मेरा तो मेन संगीत रहता है, म्यूजिक कौन करेगा। वाह, तो मराठी में तो वैसे अजय अतुल बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा नाम। और अजय अतुल बहुत बड़े संगीतकार हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अजय अतुल साहब के पास मेरी एक एक्सेस नहीं थी। और तो फिर सलीम सुलेमान, वो हमारे उस्ताद सुल्तान खान साहब के शागिर्द और मेरे छोटे भाई जैसे। तो मैं उनके पास पहुंचा, सलीम भाई के पास में। तो सलीम मर्चेंट, उनको मैंने बोला उनका कि कॉन्सर्ट भी आपने हमारे यहाँ जोधपुर में करवाया। जोधपुर में आए थे और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने ट्रिब्यूट उस्ताद सुल्तान खान साहब को दिया था। जी। तो सलीम भाई को जब उसकी उन्होंने जब उसका वन लाइनर वगैरह सुना, बोले नहीं नहीं ये तो है तो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, ये स्टार कास्ट भी बहुत अच्छा है। जी। इसके अलावा विक्रम गोखले, राजीव कपूर, ये सब थे, श्रेयस तलपड़े। जी। तो बोले लेकिन मराठी में मैंने तो किया नहीं है। तो मैंने कहा सलीम भाई मेरी बात सुनो, म्यूजिक तो म्यूजिक है, वही सरगम तो वही बजनी है। आपको क्या करना है, लिरिसिस्ट जो है वो लिरिक्स लिखेगा, आपको तो कंपोज करना है। बोले हाँ ये बात तो सही है। और ओम जी कहे कोई ना माने ये तो संभव ही नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि सलीम भाई ने बोला कि ओम भाई मैं आपको मना कर ही नहीं सकता। बोला आप तो फैमिली है, तो ये सबका प्यार है। ये तो उन्होंने बड़ा ही, और ये आपने कमाया है, आपने बस ये तो पता नहीं है, ये तो ऊपर वाले की और हमारा सौभाग्य है, वो आपका प्यार हम तक रिफ्लेक्ट होता है। और इसका म्यूजिक उन्होंने इतना कमाल का किया। और
3 गानों का ऑर्केस्ट्रेशन प्राग में कराया उन्होंने, जो कि वर्ल्ड कैपिटल ऑफ म्यूजिक बोलते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही खूबसूरत गाने इसके जी। थे। और हमने वो भी सिंगर्स भी सोनू निगम, श्रेया घोषाल, फिर सुखविंदर सिंह और एक हरिहरन जी, ये 4 गाने ऐसे कराए इसके। चलिए हम थोड़ा ये प्रवास का ये झलक देख लेते हैं, हमारे दर्शकों को दिखा देते हैं। बहुत ही शानदार मूवी है और दर्शकों का इसमें रिएक्शन भी काफ़ी अच्छा है, वो भी हम देख लेते हैं। किती ओव्हर ऍक्टिंग करशील? सुरुवातीपासून असाच आहे का अभिजात? कसा आहे अभिजात? ही इज अ सिम्पल अँड ऑर्डिनरी मॅन. तो मामासारखा लहान गावात खेळत मज्जा करत मोठा झालेला. नोकरीसाठी त्याने मुंबई गाठली. मग नोकरी मिळाली म्हणून लग्न केलं म्हणून कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्यांमुळे दिवस रात्र नोकरीत जुंपला. पण जीवनाच्या या रेसमध्ये धावता धावता त्यालाही थांबावं लागलं. माझ्या दोन्ही किडन्या फेल्युअर आहेत. आता मी काही करू शकत नाही. तरी पण जगावं तर लागेलच. आपल्या आजाराबद्दल इतका विचार करू नका डॅड. हा माझ्या जीवन मरणाचा प्रश्न आहे. तू माझ्या वयाचा हो म्हणजे तुला कळेल. काय नाही अचीव केलंस तू? काय घेऊन आला होतास तू या शहरात? स्वप्न. अजून कुठं वेळ गेली? काय उपाय असू शकतो? जे शेष आहे ते विशेष आहे. हो स्वतःचा सारथी आभाळ होय मोगळे. स्वतःचा सारथी आभाळ होय. असं काही करावं की हे सगळं जग आपल्याला ओळखेल. आभाळ होय मोगळे. आभाळ होय मोगळे. आता मला मनसोक्त जगायचंय. जीवनाचा आनंद घेत जगायचंय. दिलीप, मन मानेल तसं मला जगायचंय. फार सुरेख. उत्कृष्ट चित्रपट, अप्रतिम फिल्म आहे. Pravas, a film that really signifies how to live life. I think each moment has to be lived to the fullest. अशोक जी कितने इमोशनल आई. ही इज डन सो वेल. आई ऑलवेज एंजॉयड हिज वर्क. कि मैं हिंदी स्पीकिंग हूँ, मुझे मराठी 10% आती है. उसके बावजूद कोई भी अंश इस फिल्म का ऐसा नहीं था जो मेरे यहाँ और यहाँ नहीं गया. 50s मध्ये आहेत आणि 40s मध्ये आहेत त्यांनी नाही, तर हा यंगस्टर्सनी बघण्याचा सिनेमा आहे. क्या जर्नी है. बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म है और मुझे यकीन है कि सब लोग आके देखेंगे और सब लोग को बहुत मज़ा आने वाला है. अशोक श्रॉफ आणि पद्मिनी इतकी सुंदर कामं केलेली आहेत. मला बोलता येत नाही. आय एम सॉरी. भी खूप रडले. और वो जो उन्होंने दिलीप कुमार के टेक ऑफ्स किए बहुत मजा आया. सगळे म्हणजे अशोक सराफ तर फॅन्टॅस्टिक आहेत, काय प्रश्नच नाही. पद्मिनी माझी फेवरेट, सुपर परफॉर्मन्स. अशोक मामा ह्या वयात ज्या एनर्जीनी काम करतात आणि त्यांना ज्यावेळेला पद्मिनी कोल्हापुरींची साथ मिळते त्यावेळेला जे काही मिरॅकल घडतं ते पडद्यावर पाहण्यात एक वेगळीच मजा आहे. अशोक सराफ, आय थिंक आय हॅव फॉलन इन लव्ह विथ हिम अगेन. I think a lot of people will kind of think how they really want to be remembered. So that is what Pravas is, the journey of life. पद्मिनी कोल्हापुरे, माय गुडनेस, शी इज सो ग्रेसफुल. अप्रतिम काम केलंय दोघांनी. जो डायरेक्टर साहब है शशांक सर, उन्होंने इतनी अच्छी तरह से उन्होंने कैप्चर किया है जो प्रवास है पूरी पिक्चर का. आइए देखिए, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा. थँक्यू प्रमोद जी.
ओम जी, आपने प्रवास में अभी तक कितने अवार्ड मिले हैं? ऐसे काफ़ी अवार्ड्स के बारे में हमने सुना है, लेकिन ये यात्रा क्या है, थोड़ा सा अवार्ड्स के बारे में भी बताइए। सबसे पहले तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में जो होता है जी, वो सबसे प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल है इंडिया का। जी, जैसे ऑस्कर तो खैर इंटरनेशनल हो गया जी, और जी, इंडिया का ऑस्कर जो है, बॉलीवुड का ऑस्कर जो है, वो गोवा फिल्म फेस्टिवल होता है। जी, तो उसमें रेड कारपेट जी, प्रवास को मिला। वाह, क्या बात है। यूएन का एक महात्मा गांधी अवार्ड होता है, जी, जी, जिसमें सिलेक्शन होना पूरे वर्ल्ड की कुछ 3 पिक्चर थी, उसमें प्रवास वाज वन ऑफ देम, नॉमिनेट हुई थी। क्या बात। अवार्ड नहीं मिला लेकिन नॉमिनेट हुई थी। नॉमिनेशन भी बहुत बड़ी बात है। जी, जी, तो ये तो सबसे पहले तो ये गोवा फिल्म फेस्टिवल में इस तरह से हमको मान सम्मान मिला। जी, जी, उसके बाद में ये महाराष्ट्र चित्रपट महामंडल, जी, जो मराठी सिनेमा का एक बहुत बड़ा वो है, अवार्ड फंक्शन होता है। जी, जी, उसमें भी बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, ये सारे अवार्ड मिले। फिर यहाँ राजस्थान में भी राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जयपुर का जो है, जोधपुर में ही उसका हुआ था। जी, तो उसमें प्राइड ऑफ राजस्थान मेरे को दिया गया बिफोर लास्ट ईयर। जी, और फिल्म को भी अवार्ड दिए, डायरेक्टर को भी अवार्ड दिए। जी, और फिर इसमें फिल्म फेयर में भी बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन रहा हमारा प्रवास का। जी, जी, और अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है, ये स्टेट गवर्नमेंट का अवार्ड होता है, महाराष्ट्र का मराठी का अवार्ड रहता है, बहुत बड़ा है वो। बहुत बहुत बधाई हो आपको। हमारे उसमें भी राइजिंग सिटी की तरफ से भी हम आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि रिवार्ड से ज़्यादा अवार्ड मिलने चाहिए। रिवार्ड तो धंधा करते हैं, मिलता ही है। तो अवार्ड पहले मिले और बाद में जो रिवार्ड जो नसीब में होगा मिलता जाएगा। नहीं, एक बहुत बड़ी बात है। और ये जो एज ए प्रोड्यूसर सारी जिम्मेदारी होती है, सारा फाइनेंस कंट्रोल और कास्टिंग का उच्चार, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो एज ए प्रोड्यूसर अभी 2 फिल्मों का आपका क्या, उसमें आपको आपके कॉन्फिडेंस पे उसका क्या असर हुआ, या आपको लग रहा है कि मैं और बनाता रहूं? एक्चुअली कोई नई चीज़ होती है तो उसकी शुरुआत से आपका सीखना चालू होता है। लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जी, जी, और वो कभी ख़त्म नहीं होता है। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, आगे भी सीखता जाऊँगा। जी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं आपकी नॉलेज थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। जी, और अच्छी संगत में बैठ के जो है वो आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। संगत तो आपके बहुत एक कमाल की है सारी। तो उस हिसाब से जो है वो सीखने का प्रयास चालू है। और अभी कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल हाफ बेक्ड तो कोई काम करना ही नहीं चाहिए। कोई नई फिल्म अभी जो आपके दिमाग में है और जिस पे होमवर्क चल रहा है? बिल्कुल जी। तो एक तो प्रवास का बहुत ज़्यादा साउथ से भी बहुत इसका डिमांड आ रहा है कि भाई इसका रीमेक बनाइए, तेलुगु में बनाओ, तमिल में बनाओ। बड़े बड़े वहाँ के एक्टर्स हैं, वो दे आर रेडी कि आप हमको लेके फिल्म बनाइए। तो अभी फ़िलहाल हम सोच रहे हैं हिंदी में बनाएंगे विद गुड स्टार कास्ट जी। तो नाम जब तक साइन नहीं होता है तब तक मैं डिक्लेयर नहीं करना चाहूँगा। नेचुरल। हाँ, तो वो लेकिन वो तुरंत जल्दी ही वो होने वाला है। उसकी अब काफ़ी एडवांस स्टेज में बातचीत हो रही है। स्क्रिप्ट वगैरह भी सब रेडी हो गई है, एक्टर्स भी रेडी हैं और वो बड़े नाम है बॉलीवुड के जी। तो वो एक तो प्रवास का होगा। बहुत शुभकामनाएं एडवांस में आपको। थैंक यू जी। और बाकी भी कुछ और भी चल रहा है। अभी ये सिलसिला देखो ईश्वर ने चाहा तो चलता ही रहेगा, चलेगा। और ये पैशन है हमारा, यही है कि कुछ भी करेंगे अच्छा करेंगे बस जी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो मुख्य पैशन आपने जो आपके दिल से निकला है वो म्यूजिक। तो म्यूजिक में क्या आपका अभी क्या रियाज कंटिन्यू चलता है गायकी का, या मतलब अपने प्रोडक्शन में ज़्यादा व्यस्तता रहती है क्या? अभी क्या चल रहा है वर्तमान में? देखिए मैं एज ए म्यूजिशियन देखिए मैं झूठ बोलने में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं तानसेन नहीं रहा, मैं कानसेन हूँ।
नहीं नहीं नहीं। तो मैं जब रखता हूँ घर पे, जब मूड हुआ तो हारमोनियम लेके बैठ जाता हूँ। मैं हारमोनियम काफ़ी अच्छा बजा लेता हूँ और गिटार भी कभी थोड़ा थोड़ा बजा लेते हैं जी। लेकिन ये नहीं बोलूँगा कि समय का अभाव है, समय तो निकालना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, आप लेकिन फिर भी जो है क्या है, आपाधापी में वो जीवन चलता रहता है। और बॉम्बे शहर में वैसे भी थोड़ी भागदौड़ कुछ ज़्यादा ही रहती है, तो वैसे करके लेकिन लेकिन सुनता हूँ कॉन्सर्ट्स वगैरह आर्टिस्ट के, वो भी मैं कराता रहता हूँ, क्लासिकल के भी कराता रहता हूँ। अभी 5 जून को भी एक प्रोग्राम बॉम्बे में करा रहा हूँ जी। जोधपुर में भी जल्दी कराने का इरादा है जी। मेरे फादर की मेमोरी में मैं वो कराता हूँ जी। तो वो क्योंकि वो इतने बड़े शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता थे जी और इतना अच्छा गाते, उनको ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूट है, ये मैं मानता हूँ जी। तो ये भी मैं जल्दी ही फाइनल होगा, मोस्टली जून जुलाई में जी। ये कुछ जोधपुर में, क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल नहीं कर पाए। हाँ बहुत लंबा गैप हो गया। जी जी जी। आपने म्यूजिक में एक म्यूजिक सफारी विद अनूप जलोटा, ऐसे संगीत सफारी विद अनूप जलोटा जी, थोड़ा सा उसके बारे में, वो कैसे, क्योंकि उसका प्रोडक्शन भी आपने किया काफ़ी। हाँ जी जी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था जी। इसमें क्या है कि ये जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, जैसे पंकज उदास जी हैं जी, तलत अजीज़ हैं जी, और भी बहुत सारे कलाकार जी, उनका अनूप जी एक तरह से इंटरव्यू लेते हैं उनकी जीवन के बारे में। जी जी। कि जैसे आप मेरे को आज पूछ रहे हैं उसी तरह का कॉन्सेप्ट कि भाई जी। उसके साथ साथ एक ऑर्केस्ट्रा, बहुत खूबसूरत सा ऑर्केस्ट्रा, जी, थोड़ा उनका गाना बजाना भी होता है एंड वो अपनी कैसे आए, कैसे मोड़ आए उनके जीवन में, क्या क्या किया उन्होंने जी, ये सारी बातें इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, और बहुत खूबसूरत सेट लगाया हमने जी। तो बड़ा अच्छा वो प्रोग्राम, उसके कुछ उसकी झलक हम दिखा देते हैं हमारे दर्शकों को। अनूप जी के साथ काफ़ी उसकी सफारी की हमारे पास काफ़ी झलक हैं, हम देख लेते हैं। सारे गा पा दा नी दा पा गा रे गा म गा रे गा गा। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, बाकी सब कंगाल, बाकी सब कंगाल। आप सब संगीत प्रेमियों का स्वागत है इस खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है संगीत सफारी विद अनूप जलोटा। अनूप भाई, आपने भगवत गीता गाया, रामचरितमानस, सूरदास, कबीर, तो आपने कभी वेदों पे कुछ काम किया? वेदों पे भी मैंने थोड़ा काम किया है, लेकिन हुआ क्या था कि जब वेद मुझे गाने थे जी, तो मैंने सोचा मैं इसको ठीक से समझ लूँ है क्या, तो मैं एम्स्टर्डम गया, वहाँ महर्षि महेश योगी का आश्रम है जी, बिल्कुल है जी, जो वेदों के बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो मैंने जब उन्हें कहा कि मैं वेद गाना चाहता हूँ, तो कहने लगे वेद तो गाने की चीज़ ही नहीं है, वेद जो है उसके तो एक ऋचाओं को गाने की एक छोटी सी ट्यून है, धर धर द द द द ऐसे गाई जाती है जी। तो इसमें आप क्या करेंगे क्या? मैंने कहा बात तो सही है, लेकिन हमने फिर कोशिश की कि उसको थोड़ा सा म्यूजिकल बनाए, लेकिन उसके बाद भी मुझे उसमें अभी सफलता नहीं मिली है, मैं उसमें अभी भी काम कर रहा हूँ। लेकिन सच तो ये है कि जो वेद हैं वो देवताओं की भाषा है, अच्छा। वो देवताओं द्वारा दिया गया ज्ञान है,
तो बहुत आवश्यक है कि सुबह उठ के ओम का जाप कर लीजिए, आपके पूरे शरीर में ईश्वर जो है वो झंकृत हो जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात। सारे गा पा दा नी दा पा गा रे गा म गा रे गा गा। नमस्कार, संगीत सफारी के आज के कार्यक्रम में आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं एक बेहतरीन गायिका। जी हाँ, ये ऐसा गाती हैं कि जो सुनता है वो अपना दिल खो बैठता है। जी हाँ, वो पूरी तरह इनके गाने में रम जाता है। मैं खुद जब सुनता हूं तो उसमें खो जाता हूं। नाम उनका नहीं बताऊंगा, बस वो गाना शुरू करेंगी और आपको पता लग जाएगा वो कौन है। मैं नीवा नीवा ते मेरा मुर्शद चा असी उचियां दे संग लाई ते मैं सदके जावां इन्ना उचियां तो जिना नीवेयां नाल निभाई। वाह 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 वाह, क्या बात। पत रखियो सदा पत रखियो सदा। ओ लाल मेरी पत, हाँ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन। हो लाल मेरी पत रखियो रखियो पत रखियो रखियो पत रखियो 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 लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन। सिंदड़ी दा सेवन का सखी शाबाद कलंदर, टमाटर मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, टमाटर मस्त बलंदर, अली दम दम दे अंदर। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन। सिंदड़ी दा सेवन का सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली शाबाश कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली शाबाश कलंदर। मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर। हो दमादम मस्त कलंदर, लाल मेरे वो लाल मेरे। रिचा, तुमने कमाल किया। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ श्री अनूप जलोटा। अच्छा, तो उल्टा हो गया जी को। उल्टा हो गया प्रोग्राम। अक्सर ऐसा होता है, अनूप जी सबको रिप्रेजेंट करते, इतना अच्छा कर रहे हैं ये शो। सो मैंने सामने से कहा कि मुझे भी आना है, मुझे भी लोगों के साथ अपने सभी भाव शेयर करने। तो और आज मैं अनूप जी को लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। इन पे विश्वास नहीं करिएगा, मैं लेके आया हूँ क्योंकि मैं इनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। थैंक यू प्रमोद जी। बॉम्बे में जाके और म्यूजिक की तरफ पहला झुकाव आपका कब हुआ, और सबसे पहले आप किससे आपकी मुलाकात हुई और ये पैशन आगे बढ़ा? जी, जैसे जैसे आपको पता है कि संगीत का तो वो पूरा कीड़ा शुरू से ही था जी, पर मैंने एक तय कर लिया था, जब तक खुद को सेटल नहीं करूँगा जी, कुछ मैं वेंचर नहीं करूँगा जी। मैं जब बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैं ओपी नैयर साहब से मिला।
वाह, सबसे पहले उनसे 1981-80 की बात होगी। क्या बात है। उनके घर पे ही मैं गया मिलने के लिए। संगीत लेजेंड। तो बिठाया उन्होंने, बोला बेटे क्या करते हो? हाँ, तो मैंने कहा मैं आदित्य बिरला ग्रुप में नौकरी करता हूँ और संगीत का तो बहुत शौक है, क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा है। तो एक बड़ी अजीब सी बात उन्होंने बोली जो आज भी मेरे को मन कहने में बड़ा अटपटा लगता है जी। तो बोले कि बेटे एक चीज़ गांठ बांध लो। हाँ। मैंने कहा जी बोलिए। हाँ। बोले संगीत से बड़ा कोई शौक नहीं और संगीत से खराब कोई पेशा नहीं। इसमें उनका अनुभव कभी बोल रहा था। पेशा मत बनाना, हाँ। नहीं तो मेरी तरह रोगे। और मैंने कहा ओपी नैयर साहब ये बात बोल रहे हैं, बड़ा मैंने अजीब लगा हमको, लेकिन वो उनका तजुर्बा। लेकिन नैयर साहब क्या लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर थे जी, कमाल उन्होंने किया। कमाल ही किया। इसी तरह से मैं जयदेव साहब के पास पहुंचा। वाह क्या बात है। तो सारे जयदेव साहब रियाज कर रहे थे नीचे बैठ के, और जी जो उनके स्टूडेंट हैं जी। तो मैं गया तो मेरे को बोला सोफे पे आप बैठ जाइए। हाँ। तो मैंने कहा सोफे पे बैठ जाऊँ, आप नीचे बैठो, मैं तो कैसे बैठ सकता हूँ? हाँ। तो मैंने कहा नहीं मैं भी नीचे बैठ गया। तो बड़ी अच्छी उनसे वो एक मुलाकात उनसे हुई। लेकिन इस तरह से बाकी, और जब मैंने 95 में जब मैंने छोड़ के अपना काम शुरू कर दिया तब हिम्मत आई कि हाँ अभी अपन कुछ कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे ये आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट ये वो सब चालू किया। क्योंकि देखिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आप कोई काम अगर डिसबैलेंस होके करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसके लिए आप जो कर सकते हो वही करिए। ऐसा नहीं है कि आप लोप साइडेड होकर के कोई काम करो और फिर मुंह के बल गिरो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ये ऐसा मानना है। और आपको ये जो कला है और आपने जो स्थान बनाया है और जो अपनी मुस्कान से स्थान बनाया, और आपने बड़े भाई बनाया है अनूप जालोटा साहब को। हमने उनको कॉल लगाया था, वो जुड़ गए हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका अनूप जी। और आपके दो छोटे भाई सामने बैठे ओम जी के कारण हमें भी आपका प्यार मिलता है। ओम छंगानी जी बहुत अच्छे कला प्रेमी हैं और कला प्रेमी होने के साथ साथ ये कलाकार भी हैं। बहुत सुर में गाते हैं। जब इनके साथ बैठक होती है बड़ा मज़ा आता है और कलाकारों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। हमने और इन्होंने मिलकर एक फिल्म भी बनाई। वो फिल्म बड़ी अच्छी चली और अभी इन्होंने एक मराठी फिल्म बनाई है जिसकी बड़ी चर्चा हुई। वो तो फिल्म फेयर अवार्ड्स में उसका नाम भी आ गया। तो कितनी बड़ी बात है कि इतना बड़ा व्यापार करने के साथ साथ कला क्षेत्र में भी अपना समय देते हैं। मैंने तो इनका नाम रिकमेंड किया चीफ मिनिस्टर जी को कि राजस्थान के इनको चेयरमैनशिप मिलनी चाहिए संगीत नाटक एकेडमी की। मैंने उसके लिए मुख्यमंत्री जी से सामने जाकर सिफारिश की। भगवान ने चाहा तो वो काम शायद हो जाए, क्योंकि ये कलाकारों के लिए इतना करते हैं कि वहाँ इनको होना चाहिए काम करने के लिए। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, सब अच्छा करें और आगे चलकर और भी नाम करें और समाज सेवा में और ज़्यादा लग जाए। वाह, अनूप जी का तो बहुत प्यार है, उनकी हमारे पे बहुत ही उनका स्नेह है और वो बड़े भाई हैं तो वो हमारे बारे में हमेशा अच्छा ही बोलेंगे। मैंने उनको मेरी बात हो रही थी तो मैंने बताया उनको, तो मैंने कहा आपको जो भला बुरा है बोल देना। नहीं बहुत अच्छा बोला है उन्होंने। और ओम जी आपने काफ़ी कॉन्सर्ट कराए हैं, यानी अगर हम ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन सब कामों से पहले आपका रुझान जो है कॉन्सर्ट की तरफ ज़्यादा था। जी। तो कॉन्सर्ट के लिए आपका जो जहाँ तक हमें सुनने में आया कि जो इतने बड़े लेजेंडरी थे सुल्तान खान साहब, उनसे मुलाकात कैसे हुई और कैसे ये कॉन्सर्ट की यात्रा शुरू हुई? सुल्तान खान साहब से तो मेरा परिचय
जब मैं एकदम यंग था, गिटार बजाता था जी जी, तो तब से ही था। एक बार एक टाउन हॉल का जो छोटा हॉल है जी, वहाँ पे मेरा एक सुल्तान खान साहब का प्रोग्राम था बड़ा जी। और उससे पहले उभरते हुए कलाकारों में हमने भी थोड़ा टूटा किया था। जी। तो फिर खान साहब जब जोधपुर आ गए जी तो उनसे उनकी तबीयत नासाज रहती थी जी जी, तो मैं जब भी जोधपुर आता था तो मेरा बहुत टाइम उनके साथ निकलता था। वो बहुत ही प्यारे इंसान थे जी, और औलिया थे, मैं यही बोलूँगा जी बिल्कुल। तो उनसे इतनी मोहब्बत हो गई जी कि वो इंतज़ार करते थे कि ओम जी बम्बई से कब आएंगे और उनको मालूम होता था कि मैं कब आऊँगा और कब जाऊँगा। वाह, क्या तो बात। कभी कभी क्या होता था कि मैं जैसे बात कर रहा हूँ फ़ोन पे और मैंने गलत बोल दिया कि मैं फ़लाँ डेट को जा रहा हूँ, हाँ। तो वो तुरंत बोलते थे नहीं ओम जी आप उस दिन नहीं, आप उस दिन जा रहे हो। और तो ऐसे करके उनसे इतना उनको प्यार हो ऐसा गया। प्रेडिक्शन आता था मन में। नहीं उनको मालूम होता था कि हाँ। मेरा प्रोग्राम जैसे आप कभी गलती कर जाते हो ना कि भाई मैं बुधवार को जा रहा हूँ, हाँ। जबकि आप जा रहे हो गुरुवार को, हाँ। तो बोलते थे नहीं बुधवार को नहीं, आप गुरुवार को जा रहे हो। मतलब उनके जहन में इतना बातें रहते इतना थे, प्यार आप- था उनका, हाँ, इतना प्यार था जी। तो जब उनकी सेहत मतलब बहुत ही इमोशनल टच है इस बात में जी जी कि खान साहब की तबीयत बहुत ही नासाज थी जी, वो बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती थे जी बॉम्बे हॉस्पिटल में उनको हम लेके गए थे जी जी, तो उनकी किडनी खराब हो गई थी और डायलिसिस पे आ गए थे वो। ओहो, तो वहाँ पे बॉम्बे हॉस्पिटल के डायरेक्टर स्वर्गीय डॉक्टर डीपी व्यास मेरे बहुत अच्छे मित्र थे जी जी, तो मैं उन डीपी व्यास साहब के साथ बैठा हुआ था और हिजाइनेस बापजी जी पधारे जैसे वो भी बहुत क्लोज थे उनसे। तो जब बात हो रही थी तो डीपी बॉस ने बोला बाप जी को कि सुल्तान खान साहब यहाँ पे एडमिट हैं। तो मेरे को बोला अरे चगानी साहब मैं मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हाँ जरूर जरूर बाप जी। तो बाप जी डीपी बॉस और हम गए तो खान साहब गए हुए थे डायलिसिस के लिए। तो बाप जी थोड़ी देर तो रुके, फिर बोले कि भाई आप खान साहब को बोल देना कि मैं उनकी खैरियत पूछ रहा था और जी चले गए। बड़े आदमी की ज़्यादा देर तो कैसे रुकेंगे। तो डायलिसिस के बाद जब खान साहब आए तो मैंने बोला कि मैं खान साहब बाप जी बता रहे थे और आपकी खैरियत पूछ रहे थे। तो बोले ओम जी मेहरबानी है उनकी, बड़े लोग हैं आए उन्होंने, उनकी मेहरबानी है। फिर एक किस्सा उन्होंने सुनाया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी। बोले क्या हुआ कि दिल्ली में मेरा एक प्रोग्राम था जी और स्टेज पे प्रोग्राम करते करते जी मेरी अपेंडिक्स फट गई। ओ माय गॉड। और मैं वहीं पे स्टेज पे बेहोश हो गया। जी और जब मेरी आंख खुली तो मैं अपोलो हॉस्पिटल में था, रात के 2 बजे थे। जी तो सोनिया गांधी जी वो वहाँ मेरे सामने खड़ी हुई थी और मेरे को पूछ रही थी कि उस्ताद आप कैसे हैं। तो मैंने बोला मैडम मैं अच्छा हूँ। तो मैंने बोला अरे खान साहब सोनिया गांधी जी रात को 2 बजे आपके पास में कैसे। अरे बोले यार वो जाकिर की बहुत क्लोज फ्रेंड है। अच्छा अच्छा। मैंने कहा अच्छा। तो फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। देखो उनकी बड़े लोग आते हैं उनकी मेहरबानी है, आप आते रहना। मतलब इतना मोहब्बत उनकी, इतनी मोहब्बत उनकी जी। मतलब उनके लिए वो देखिए वो तो सब फॉर्मेलिटीज होती है जी, लेकिन हमारा एक नाता जो था वो एक इमोशनल नाता था। इमोशनल नाता। तो इसके लिए जब उनका इंतकाल हो गया तो उनकी पहली बरसी पे हमने 7 दिन का संगीत महोत्सव किया जी। और 70 कलाकार उसमें आए थे। जोधपुर में एक इतिहास बन गया वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरे सब लोग हिल गए और उस्ताद जाकिर हुसैन ने मेरे को बोला कि ओम जी आपने जो खान साहब को ट्रिब्यूट दिया है इतनी बड़ी ट्रिब्यूट शायद पंडित रविशंकर जी को भी नहीं मिली। वाह क्या बात है। तो मैंने कहा ये तो हमारी क्या हैसियत है, हमने तो ठीक है जो कर लिया लेकिन वो इतने उन खान साहब की वजह से इतने बड़े बड़े जो मतलब करोड़ों रुपए का प्रोग्राम जो है वो कुछ 40 लाख रुपए के अंदर हो गया। नहीं नहीं बहुत बड़ी बात है जी। आपके जो इतनी म्यूजिक की बात चल रही है तो एक और लेजेंडरी सिंगर हैं क्लासिकल के डॉक्टर मीता पंडित ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अभी मैं जिनके बारे में कहने जा रही हूँ वो बहुत लोगों के प्रिय हैं, जैसे कि वो मेरे प्रिय हैं।
और उनकी मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी और उनका मल्टी डायमेंशनल आउटलुक से कोई भी प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ओम झंगानी जी से। और कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ? A beautiful person, a very very pleasant person, a wonderful human being, a connoisseur of art and a well-wisher of artists। ऐसे हैं ओम जी। खुद गाते हैं, कंपोज करते हैं, लिखते हैं और कितनी सुंदर उन्होंने फिल्म बनाई है प्रवास, जो कि इट इज़ बिन विनिंग accolades all across, right from the music to the direction and the content of the film। और वही दर्शाता है वो कितने बहुआयामी और कितने उनका क्या विज़न है, इतनी खूबसूरती से उन्होंने बनाया है, कितने सुंदर सुंदर उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इससे उनका जो एक आउटलुक है टुवर्ड्स लाइफ और उनका जो कला के प्रति प्रेम है वो दिखता है। आई रियली विश हिम वेरी वेरी हैप्पी लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मीता जी। मीता जी ग्वालियर घराने की बहुत ही प्रोमिनेंट क्लासिकल सिंगर हैं जी, और ये अपनी जनरेशन की अनब्रोकन 6th चेन को रिप्रेजेंट करती है। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। और आपने तो क्लासिकल सिंगर्स को भी काफ़ी कॉन्सर्ट करवाए हैं, और ये जो क्लासिकल के प्रति आपका झुकाव है वो कभी कम होता नहीं है। देखिए, क्लासिकल म्यूज़िक जो है जी, वो अपने संगीत की फाउंडेशन है जी, जी। अगर आप उसको निकाल दें तो संगीत ही नहीं रहेगा। जी, जी। आज अपना बॉलीवुड का भी जो भी म्यूज़िक है, जी, जो आज भी जो सुपरहिट गाने हैं, जी, दे ऑल आर रॉक बेस्ड सॉन्ग्स। जी, जी। कोई भी गाना ले लीजिए आप, जी, जैसे शंकर जयकिशन का म्यूजिक ले लीजिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक ले जी, लीजिए, नैयर साहब का ले लीजिए, जी, SD बर्मन साहब का ले लीजिए, उसका मदन मोहन जी का ले लीजिए। मदन मोहन जी का तो खैर मैं बहुत बड़ा फैन हूं। कमाल ही है। तो वो सारा क्लासिकल बेस्ड ही है जी, उसके बगैर संगीत ही नहीं हो सकता है। जी, सही बात है। ओम जी, आपके सफ़र की इतनी बातें, और ऐसा लगता है कि हर दिन आपके सफ़र में एक इजाफा हो रहा है। अब आपका क्या प्लान है फिल्म के दिशा में, और इन सब कॉन्सर्ट और भी जो म्यूजिक के हैं, इन सब में आपका अब आगे भविष्य में क्या आपके दिमाग में है, और कोई ऐसा प्लान जो आपको लग रहा है कि अभी तक मेरे ख्वाबों में है, मैं कर नहीं पाया, हालांकि आपने सब बड़े काम कर लिए हैं, लेकिन फिर भी एक और क्या, कौन सा ट्रैक आपके दिमाग में है? नहीं, ऐसा प्रमोद जी, ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रैक कुछ भी नहीं है जी। बस जो भी काम करना है जी, उसको विद फुल डेडिकेशन जी, और ऑनेस्टी करना है जी, ट्रांसपेरेंसी से करना है। देखिए जी, यही एक आपका सीक्रेट है जी, कि अगर आपने अपनी गुडविल बना ली जी, तो आपको सब मिल गया, आपको सब मिल गया। जी। तो ये मैं बोलूँगा कि मेरे को विरासत में मिला है, पिताजी से जो ट्रेनिंग मिली जी, कि वो हमेशा एक, मतलब कोई ऐसा नहीं फेस वैल्यू पे होनी चाहिए, जो बात है वो फेस वैल्यू पे होनी चाहिए। जी, मैं मानता हूँ कि यही एक रीज़न है कि जिनसे भी मेरा कनेक्ट होता है, जी। जैसे उस्ताद गुलाम अली, इतने बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट, और आपने उनका कॉन्सर्ट भी बहुत सफलतापूर्वक कराया। हाँ, उनका जो है वो आप देखिए कि जब उस्ताद गुलाम अली साहब को यहाँ लाए थे जी, तो हमारे कॉन्सर्ट तो सब फ्री कॉन्सर्ट होते हैं, हमें बिल्कुल कमर्शियल एस्पेक्ट है ही नहीं उसमें। जी, जी। तो बड़ी मुश्किल से हमने 1500 का वो बसंत गार्डन में जुगाड़ किया था और 15,000 लोग आना चाहते थे। तो मैंने फ़ोन वोन मेरे सब स्विच ऑफ कर लिए, लोग बड़े नाराज़ भी हुए, लेकिन करें क्या। तो खान साहब को जब बताया कि ये यहाँ पे आपका प्रोग्राम होने वाला एयरपोर्ट से आते वक्त, और बोले ओपन में तो मैं गाता ही नहीं हूँ। तो मैंने बोला खान साहब हमारे पास यही है यहाँ पे। तो बोले अरे भाई यहाँ तो गाना ही पड़ेगा। इसी तरह से एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ जगजीत सिंह जी का। जी, जगजीत सिंह जी का प्रोग्राम जोधपुर में बहुत पहले उम्मीद पैलेस में हुआ था, उसके बाद प्रोग्राम नहीं हुआ। तो मैं जगजीत जी के पास पहुंचा। दीपक पंडित मेरे से बहुत क्लोज है, बहुत बड़ा नाम है आज के दिन। बिल्कुल, ही इज अ ग्रेट कंपोजर, भी आपने करवाया, ग्रेट कंपोजर, ग्रेट वायलिनिस्ट, हिंदुस्तान का एक टॉप मोस्ट वायलिनिस्ट है, और ही इज लाइक माय सन। बहुत ही प्यार है उससे। तो दीपक के साथ ही मैं गया था जगजीत जी से मिलने के लिए, और दीपक तो शुरू से ही
उनको उनके गानों को रोशन करता आ रहा है। तो मैंने बोला कि जगजीत जी आपका प्रोग्राम जोधपुर में कराना है। अरे नहीं नहीं यार, जोधपुर में कैसे होगा, छोटी जगह है और फ्लाइट की भी बड़ी मारामारी है, वो दिक्कत है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैंने कहा जगजीत जी हमारा दिल बड़ा है, जोधपुर जगह छोटी है, आपको लोग सुनना चाहते हैं, तो आपको चलना चाहिए। वो कैसे करेंगे? बोले मैं तो इतना लेता हूँ। तो मैंने बोला जगजीत जी आपकी कोई बोली लगाए उससे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं, आप तो अनमोल हैं। हमारे पास ये जुगाड़ है जी जो हम आपको देना चाहते हैं। तो वो हंसने लगे। तो बोला अच्छा मैं आपको कल फ़ोन करता हूँ। तो अगले दिन फ़ोन आ गया, बोले हाँ ओम जी नोट कर लो। वाह क्या डेट नोट कर लो। और उनका प्रोग्राम बाल समाज में बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम हुआ जी। और उसके 2-2.5 महीने बाद तो जगजीत जी रहे ही नहीं। वो जोधपुर की नसीब में कॉन्सर्ट थी वो हो पाई जी। तो इसी तरह से जैसे आपने सवाल पूछा, मैं थोड़ा डाइग्रेस कर गया। हाँ, नहीं बहुत सही आपने। तो एक्चुअली जो भी काम करो जी उसको पूरी ईमानदारी से डेडिकेशन के साथ करिए, और जो भी बात हो वो एकदम साफ बात, स्पष्ट बात होनी चाहिए, उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। आपके इन्हीं बातों के कारण तो कई बड़े बड़े कलाकार भी आपके इतने करीब हैं। अब देखिए खान साहब आपके साथ बैठ के घर में ही बजा रहे हैं, घर में सुना रहे हैं। जरा हमारे दर्शकों को भी हम दिखा देते हैं। अभी के भी चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। सही कहा आपने। ये देखो कभी नहीं आया पहले, इस तरह से नहीं आया। क्या बात है, जो जहन चल रहा है वो गला चल रहा है, वो हाथ में 3 चीजें एक साथ। वाह वाह, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो आए हुए थे खान साहब बॉम्बे लास्ट टाइम, उसके बाद आए नहीं वापस बॉम्बे आना हुआ, बाद में तो पाकिस्तान का और सब प्रॉब्लम चालू हो गया जी जी। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि खान साहब आप घर पे पधारिए जी जी, खाना साथ में खाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, रेडीली एग्रीड। तो आए और रात को खान साहब थे, दीपक था जी, बड़ा मज़ा आया। रात को 2-2:30 बज गए। तो ये इतने बड़े लेजेंड और उनका इतना प्यार मिले, तो ये मैं बोलता हूँ ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। ओम जी आप तो इतनी दुनिया देख रहे हो और बॉम्बे जैसी जगह आपने देखी है। अभी जो एक माहौल चल रहा है कि हर आदमी शॉर्टकट के पीछे दौड़ रहा है, चाहे वो सिंगिंग टैलेंट हो या एक्टिंग टैलेंट हो या और कोई टैलेंट हो आर्ट का। ये जो शॉर्टकट है, कैसे रातों रात बन जाना, फिर उसके बाद में वापस गुमनामी में खो जाना, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो ऐसे जैसे कोई चीज़ जाती है तो वो ग्रेविटी खींचती है, वापस ऐसे नीचे आ जाती है जी। तो जो भी चीज़ हो वो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, स्ट्रेंथन करके आगे बढ़ना चाहिए जी। तो जो एकदम से आंधी की तरह आता है वो तूफान की तरह चला भी जाता है जी, तो उसमें कोई मतलब नहीं है जी। मेरिट रहनी चाहिए जी, और वो हमेशा लोगों के जहन में रहता है, वो अमर हो जाते हैं जी। जैसे बड़े बड़े कलाकार हैं, जैसे जी पंडित रविशंकर साहब थे जी जी, उस्ताद सुल्तान खान साहब हमारे जी, और जगजीत जी हैं जी। तो ये लोग ऐसा काम करके गए, ये शॉर्टकट वाला काम नहीं किया उन्होंने जी,
उन्होंने जो शॉर्टकट जो करते हैं वो कब आए कब चले गए मालूम ही नहीं है। 4 दिन की चांदनी होती है, उसके बाद में कुछ नहीं होता है। तो शॉर्टकट इज़ नॉट गुड जी, अकॉर्डिंग टू मी। जो भी करो मेहनत से करो, लगन से करो, और कुछ अपना गोल बना करके और काम करना चाहिए। आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और माशाल्लाह इतनी अच्छी आपकी आवाज़ है, तो जाते जाते हमारे दर्शक आपकी आवाज़ ना सुने तो ये तो हमारे साथ अन्याय होगा। अरे 2 लाइन आप गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। मैं सिंगिंग तो मेरा वो नहीं है, लेकिन मेरा एक बहुत अच्छा एक गाना मेरे को बहुत पसंद है जी जी, जो कि जितने भी अच्छे कलाकार हैं उनके ऊपर एकदम सटीक जाता है वो। जी जी, वो मधुबन खुशबू देता है, क्या बात है, सागर सावन देता है, वाह, जीना उसका जीना है, क्या बात, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। थैंक यू वेरी मच प्रमोद जी। उनकी आवाज़ में जादू है, उनकी नज़रों में जादू है और उनके व्यक्तित्व में जादू है। उनसे तो जादूगर भी सीखते हैं। ऐसे हमारे व्यक्तित्व के धनी ओम झंगानी साहब, जो हमारे जोधपुर से हैं, लेकिन बहुत व्यस्ततम कार्यक्रमों में, और उनकी फिल्म प्रोडक्शन और बहुत सारे अभी आपने सुना ही था, तो उसमें से हमारे 24 न्यूज़ चैनल के लिए ये राइजिंग सिटी में जो हमारे नए नए राइजिंग स्टार आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर भी आपका वरद हस्त है। तो हम यही हमारे इस प्रोग्राम में आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने समय निकाला और हमारे यूथ को इतना इंस्पायर भी किया, और हमारे इस प्रोग्राम को भी आपकी जो खुशबू है, आपकी उपस्थिति ने बहुत जादू की तरह महकाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रमोद जी फॉर इनवाइटिंग मी। इट इज़ माय प्लेजर। थैंक यू। मान स्वागत, आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।